अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। एक और ख़त लिख दिया सरीना ईसा ने सदर पाकिस्तान को। अच्छा, हिस्ट्री है ख़त लिखने की। और हाई कोर्ट बार में बैठे हुए थे तो कहने लगे जी ख़तों वाली सरकार का पता है। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। बहरहाल ये बात भी वहाँ होती रही है। एक ख़त और लिख दिया। उस ख़त में क्या कह रही हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी सरीना ईसा का कहना है कि सदर अलवी उनके शौहर के खिलाफ सदाती रेफरेंस मुसलसल बात करके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब और उन्होंने काबिल रहम तौर पर आप भी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस का जवाब पेश करते हैं और अदालती फैसले के बारे में तकरार कर रहे हैं। क्या आपका हल्फ ऐसा करने की इजाज़त देता है? मुझे उम्मीद है कि आपके साथ अपने शागिर्दों को दी जाने वाली नसीहत शेयर करने का बुरा नहीं मानेंगे कि जब अपनी गलती साबित होने के बाद आप माफ़ी मांग लेते तो आपका कद काट बढ़ जाता। और यहाँ उनका ये कहना यही है कि अदालत ने उनको रेफरेंस को बरी कर दिया। ताहम साबिक सदर मुमलिकत साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर खान की मिसाल की तकलीद कर रहे हैं, जिसमें वो मुकदमे के खात्मे के बाद भी झूठी कहानियाँ इंटरव्यू के जरिए फैला रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कर्नल मंसूर भी सदर की तरह इस मुकदमे में जवाब दहिंदा थे, लेकिन उनमें अदालत कर अपने झूठ के साथ इनका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं की। अब मैं बैठ के ज़रा वो ख़त आप ज़रा देख लें आप, और बड़ी हैरानगी हो रही है इस बात की। क्या किसी के कहने पर पाबंदी लग गई है? आर्टिकल 19 का बड़ा प्रचार होता है तो उसमें ऐसा क्या है? सदर पाकिस्तान ने हकायक बयान किए हैं और सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू क्या है, ज़रा मैं दोबारा आपके सामने पढ़ देता हूं कि सदर पाकिस्तान ने अपने उस इंटरव्यू में कहा क्या था। सदर पाकिस्तान ने अपने उस इंटरव्यू में बड़ा वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेजने के अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा कि उनके पास इसके सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। और सदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद नहीं किया, वो मुतमईन नहीं थी और तहकीकात न करने का हुक्म दिया। हमारे मुल्क की अदलिया है, लिहाजा मुझे अदालत का फैसला कबूल है। और सदर ने इस्तीफा कर सदर ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपके पास तहकीकात का इख्तियार नहीं। मैं क्या निजी लोगों से तहकीकात करवाता, FIA से करवाता? मैं नहीं कर सकता था, बताया। और रेफरेंस के अंदर जो कुछ था उनका, रेफरेंस के अंदर जो कुछ था उनकी जायदाद का जिक्र था और उन्होंने इनकार नहीं किया कि यह प्रॉपर्टी उनकी थी। बताया कि जज ने अदालत में मनी ट्रेल दिया तो सदर मुल्क का हक कहां दिया? अदालत ने यह सब नहीं माना। मेरे पास किसी तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही थी जहां मैंने रेफरेंस भेजा। तो इसमें गलत क्या था? क्या कहा है सदर पाकिस्तान ने? आईनी रास्ता तो असल रास्ता था। उनका कहना था जब तफसीली फैसला आएगा तो इसमें सब वाजे हो जाएगा। मुस्तफी होने के फैसले के बारे में उनका कहना है कि ये भेजा है क्योंकि उन्होंने तो इस पर एक्शन लिया। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन। एक था मैं खामोश हो जाता, सदर इस पर बैठ जाते और बाद में कहते कि मेरे पास सबूत है, मेरी जुबान ना खुलवाना। तीसरा ऑप्शन आईनी और वाहिद रास्ता था। अब यही नहीं है, इससे कबल भी खतों वाली अच्छा खत एक और लिखा उन्होंने, एक और ख़त लिखा था इससे पहले अप्रैल में, और उसमें वो जिक्र जो उन्होंने किया ये 23 अप्रैल को छपा हुआ है। होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात 2016 में उनकी शोहर की दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए मुरतब की तजावीज़ पर अमल दरामद ना होने को करार दिया। अब यहाँ बड़ा वाज़ेह तौर पर लिया, ये आपके सामने है जो ख़त उन्होंने एक ये ख़त लिखिया। उससे कबल भी एक खत लिखा उन्होंने, मैं वो भी पढ़ देता हूं। और वो खत है नवंबर 2020 में, नवंबर सदर को खत जो 4 नवंबर 2020 को छपा है।
और अंग्रेजी डॉन में छपा था। यह खत वत जो लीक होता है ये एक ख़ास लोगों को तक ही जाता है, हर एक के पास नहीं आता, जिसमें दीगर बातों के अलावा ये सवाल किया गया कि जज किस तरह कौमी सलामत के लिए ख़तरा हो सकता है। ये मैं आप यानी ख़त फिर बता दूँ ना, अगर मंसूर साहब को 2 खत लिखे गए, ये सारे ख़त, ये वो सारे ख़त हैं। मैं जब ये बात आज हो रही थी तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार आपसे एक बात करनी है। उन्होंने मुझे सामने ये काट के एक छोटा सा इंटरव्यू रख दिया, मैं आपके सामने वो रख देता हूँ, जरा सुन लीजिएगा क्या है। नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मारिया नाज़रीन, 2014 का साल था जब अमरीकी रियासत ओहायो की अदालत में एक खातून जज ट्रेसी हंटर को घसीट कर हथकड़ियां लगाकर लाया जाता है और सख्त कैद बामुशक्कत सजा दी जाती है। इस जज पर इल्जाम था कि उसके भाई के पास आमदन से ज्यादा असासे थे और उन असासों को बनाने में उस जज की गैर कानूनी फैसलों का अमल दखल था। नाज़रीन, जब इस जज को अदालत से घसीट कर ले जाया जा रहा था तब अमेरिका के किसी जज ने ये नहीं बोला कि ये अमेरिका के निजाम इंसाफ पर हमला है। तब ये जज ट्रेसी हंटर भी चाहती तो शायद अपने साथ 10-12 जज मिलाती और ऐसे कानून बना लेती कि इसके बाद अगर अमेरिका में कोई जज या उसकी फैमिली कोई करप्शन करती तो उसको पकड़ा नहीं जा सकेगा। मगर खैर छोड़ें। Number 1, you pay the cost of these proceedings. Number 2, you are to not violate any laws. Number 3, you are to do 6 months in the Hamilton County Justice Center. Credit 1 day. Mr. or Ms. Deputy can take her away. नाज़रीन, ये 2018 अमरीकी रियासत फ्लोरिडा का वाकया है जब मनरो काउंटी के पहले जिले जज डेविड कॉकन को सेक्स ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन में अपने एक रिश्तेदार की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। I felt like his personal sex slave. He left first and got me an Uber ride and gave me $100. इस वाकये ने फ्लोरिडा के अदालती निजाम को हिलाकर रख दिया। तब फ्लोरिडा के जज और वकील चाहते तो शायद एहतजाज वगैरह करके अपने साथी जज को बचाने की कोशिश कर सकते थे, मगर यकीन कीजिए एक करप्ट जज की हिमायत में कोई एक आवाज तक न निकली। Judge Darren Hawkins explosive details today in the case against him, accusing the former Monroe County judge of prostitution and other heinous crimes. अमेरिका की हुगा काउंटी के जज लैंस मैसन को जब सितंबर 2019 में बीवी के कत्ल के इल्जाम में 35 साल की सख्त कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है, तब भी अमेरिका के वकीला या जजेस कम्युनिटी में से कोई एक भी आवाज इस कातिल जज के लिए नहीं निकली थी। The children, while I respect your decision to spare them the trauma of a trial, it was। अच्छा, ये जो आपके सामने अब ये चूँकि दोस्त शेयर करते हैं और बात अब ये सारा कुछ सामने है, यानी इसका मकसद किसी की तज़हीक, तौहीन या ज़िल्लत या ऐसी कोई बात नहीं है। ये वो असल हालात और वाक़यात हैं जो पूरी दुनिया के अंदर हुए हैं और सारा कुछ सामने रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे परेशान नहीं, मुस्बत तनकीद में लेना चाहिए। आर्टिकल 19 को सामने रखते हुए मुस्बत तनकीद के इस कॉन्टेक्स्ट में इन चीज़ों को देखना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा इशू है। 2019 से गालिबन जब ये मामला शुरू हुआ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के मिसेस के अहलिया सरीना ईसा के जायदाद के हवाले से, तो पहले दिन से ही मनी ट्रेल सामने आ जाना चाहिए था। फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, अब इस बात की तहकीक हो चुकी है। वो अलग बात है, FBI की रिपोर्ट फेंक दी है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो हालात और वाक़या तो सामने है ना कि उस रिपोर्ट के अंदर, जो फेंकी हुई रिपोर्ट के अंदर फॉरेन रेमिटेंस में जो पैसा जमा कराया गया उसका ट्रेल नहीं है। फिर जो कहा गया कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के, एग्रीकल्चर के इनकम के हवाले से वो भी कोई ऐसी आमदन नहीं है। टोटल आमदन जो सारी डिक्लेयर की गई वो आपके साथ प्रोग्राम कर चुका हूँ। बाकायदा अरशद शरीफ और अदील राजा ने वो FPR की जुल्फ़कार अहमद की रिपोर्ट, वो पेपर बुक मेरे पास भी है, मैंने भी निकलवा ली है और वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दी हुई है। वो बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ आपके सामने रख दी हुई है और कोशिश होगी वो बैकग्राउंड पे दोबारा सामने चल जाए कि जिसमें कोई 10 करोड़ के ऊपर के असासाजात थे और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, इसीलिए को 3.5 करोड़ के करीब टैक्स लगाया गया। अगर कोई एग्जम्पशन होती, इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट के तहत होती, तो एग्जम्पशन मिलती। और
तो सारी बातें, अगर वो पैसा जो कि 2003 से 2014 के 13 के दरमियान भेजा गया और बच्चों की फ़ीसों के नाम या ख़र्चों के नाम पर भेजा गया, प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, ये देखिए ये चीज़ें बड़ी सिंपल सी है, ये क्लियर कर देनी चाहिए कि फॉरेन रेमिटेंस में अकाउंट में पैसा, फॉरेन अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। ज़रिया आमदन एडमिटेडली कोई नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अनवर मंसूर साहब ने भी ये सारा कुछ कहा। तो ये ख़त लिखने का मकसद क्या, प्रेशर बिल्ड करना है, यानी बंदा कोई बोले ही ना, यानी कोई बात ही ना करे, और यानी किसी की जायदाद के बारे में पूछे ही ना। तो या तो फिर ऐसा कोई कानून बना दिया जाए ना, आर्टिकल 9 आइन में तरमीम कर दी जाए कि जजेस या इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे आप। और ये वंस फॉर ऑल है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास इख्तियार मौजूद है। आज भी मैं कहता हूं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा। कोई FBI की रिपोर्ट नहीं जरूरत है इसके लिए बड़ा सिंपल सा इशू है। और वो प्रिंसिपल वही रखने पड़ेंगे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर के आर्टिकल सेक्शन 9 ने नैब ऑर्डिनेंस से सेट किए हुए हैं। सेक्शन 9 नैब ऑर्डिनेंस जो सेट किए हैं वही प्रिंसिपल्स का इस पर इतलाक होगा। और उसमें बच्चों, बीवी, स्पाउस के नाम जायदादें हैं और पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं आप, तो इस तरह तो फिर एक प्रेसिडेंट हो जाएगी ना कि बच्चों के नाम पर सारे असासे वगैरह ख़रीदें, तो कल कहें आपका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वाइट कॉलर क्राइम में UN कन्वेंशन और करप्शन को सामने रख के ये प्रिंसिपल सेट आउट कर दिए गए। बड़ा सिंपल सा है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं करेगा तो क्या नैब को इख्तियार दे दिया जाए? नैब को इख्तियार नहीं दिया जा सकता, अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी। और ये ख़त लिखने से ज़ुबान बंद नहीं हो सकती है, वजाहत आनी चाहिए, मनी ट्रेल सामने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें सामने आए तो वंस फॉर ऑल ये सारा मामला ख़त्म हो जाए। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।